नमस्कार दोस्तों। अपन आगे हैं अध्याय 6 में, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1, 2, 3 के जितने भी वस्तुनिष्ठ और अति लघुरात्मक प्रश्न बनने बन रहे थे, सारे के सारे तीनों पाठों के पूरे प्रश्न हमने हल कर लिए थे और उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो फिर अगले हम पहुँच गए हैं अध्याय 6 में। आज बायोलॉजी के इसमें से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल कर लेंगे, ताकि उनसे बाहर कोई भी प्रश्न ना आए और एग्जाम में एक भी नंबर हम ना कटे, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अध्याय 6 जयपुरम, जिसमें 3 वस्तुनिष्ठ और एक अति लघुरात्मक, एक लघुरात्मक और एक दीर्घ क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें कुल 9 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए हम जितने भी वस्तुनिष्ठ और अति लघुरात्मक प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को अभी हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है। तो अमीबा में भोजन जो है वो किस अंग की वजह से पहुंचता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कूटपाद या पादाब, जिसको शरीर का बाहरी हिस्सा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसमें स्वपोषी मतलब पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए किस किस का उपयोग करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से जैव उत्प्रेरक है, मतलब जीवन के द्वारा उत्प्रेरक होता है। तो अम्ल, क्षार, लवण ये तो बाहर ही है, जो एंजाइम है वो सजीव के अंदर होते हैं और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। सबको पता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है क्षुधांत्र, जिसको छोटी आंत के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबी होती है, 7 मीटर लंबी होती है मानव के अंदर। पांचवा है, पायरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह क्रिया संपन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। छठा क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। रक्त का थक्का बनाने के लिए हमें पता है ये WBC जो प्लेटलेट्स है वो रक्त का थक्का बनाती हैं, और RBC जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, WBC रक्त प्रतिरोधक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। पादप में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल परिवहन के लिए जो उत्तरदायी है वो है अपना जाइलम। ठीक है। फ्लोएम जो होता है वो भोजन का स्थानांतरण करता है। आठवां क्वेश्चन है, मानव वृक्क का कार्य है। सीधा सा आंसर, उत्सर्जन करना मानव वृक्क का कार्य है। मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूरिक जो पदार्थ होते हैं, यूरिया, वो मानव के अंदर मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हैं। यूरिया से निर्मित पदार्थ अपशिष्ट होते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है, इम्पोर्टेंट है ये भी। किस वाहिका में वाल्व पाए जाते हैं। वाहिका मतलब जिसमें जो होती है लसिकाएं बहती हैं, रक्त बहता है, उनको वाहिका कहते हैं। और किसके अंदर वाल्व मतलब छिद्र पाए जाते हैं। तो धमनी के अंदर वाल्व पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो जल का जो है परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, और जो भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, मतलब वृक्क के अंदर कितना जो निष्कर्षण होता है, कितना वो अशुद्धियाँ, कितने लीटर अशुद्धियाँ वो प्राप्त करता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 180 लीटर। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना कहलाता है। जो भी सजीव भोजन को ग्रहण करते हैं, अंतर मतलब अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं, इसलिए उसको अंतर ग्रहण कहते हैं। अगला है, अवायवीय श्वसन में मुख्य जो पदार्थ है बनता है वो कौन सा होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो इसका सही जवाब है इथाइल अल्कोहल, ये इसका सही जवाब है। यह अवायवीय श्वसन का मुख्य उत्पाद होता है। अगले चलते हैं, 16वां क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं क्योंकि वस्तुनिष्ठ भी अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्त दाब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 120/80 mmHg जो होता है, इसका सही आंसर है। रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है। तो द्रव भाग जो है उसको प्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि उसमें 95% जल पाया जाता है। ये 18वां क्वेश्चन है आपका, देख पा रहे हैं, रुधिर का द्रव जो भाग है प्लाज्मा, इसका सही आंसर था। रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने के लिए धमनी का उपयोग, क्योंकि वो शुद्ध रक्त होता है, और अंगों से वापस हृदय में लाने का जो कार्य करती है वो श्रेय करती है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसमें आपको इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, मछली 2 कोष्ठीय होती है और मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है। उस समय मैंने आपको इसका जवाब दे दिया था। अगला क्वेश्चन है 20वां, फुस के अंदर फेफड़ों के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी संरचना में अलंकृत हो जाते हैं, जिनको वायु कुपिका कहते हैं, और जिसके अंदर रक्त जो है
जो ऑक्सीजन है वो रक्त में मिलती है और CO2 जो है रक्त से बाहर रहित कर दी जाती है, मुक्त की जाती है। अब चलती हैं रिक्त स्थानों में, क्योंकि इससे आने वाले रिक्त स्थान भी है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? तो हरित लवक के कारण। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि अधिकतर पूछे जाते हैं। क्षुधांत्र के आंतरिक भाग पर अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिनको दीर्घ रोम कहते हैं। पाचन क्रिया में अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। कौन? दीर्घ रोम, क्योंकि खाना उसके अंदर फंस जाता है, इसलिए सतही क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। श्वसन में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन परक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन यह किसका द्वारा? कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। पेशियों में खालिस्तान के जमाव के कारण दर्द होता है। लैक्टिक अम्ल जो हमें दूध दही से प्राप्त होता है, उसके जो जमा हो जाता है, इसीलिए जो हमें कहते हैं कि रात को कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हमारे पेशियों में दर्द होने लगता है। जो हमें सुबह दही खाने से क्यों है? लैक्टिक वो जो अम्ल है वो आसानी से हम क्रिया करने से बर्न हो जाता है और इतनी समस्या से हमें जूझना नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्षुधांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा लसिका वसा का वहन करने का कार्य करती है। कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करना अपोहन कहलाता है, क्योंकि यह कृत्रिम वृक्क द्वारा होता है। यकृत से यकृत रस पित्त में पहुंचता है, पित्त द्वारा स्रावित होता है। यकृत एवं अग्नाशय दोनों अपने स्रावित रस क्षुधांत्र में भेज दिए और यह भोजन को संश्लेषित करके उसको अपघटित करने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है अपना अति लघुरात्मक क्वेश्चन, लारीय अमाइलेज का क्या कार्य है? लारीय मतलब जो लार होती है मुंह के अंदर बनती है, उस अमाइलेज का कार्य क्या है? तो जटिल मंड को सरल शर्करा में बदलना इसका मुख्य कार्य है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया समीकरण लिखिए, यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रकाश संश्लेषण में जल लिया जाता है, इन दोनों को सूर्य की प्रकाश मिलता है और इससे में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। और आपने देखा होगा पत्तियों के ऊपर H2O मतलब पानी की बूंदें भी आ जाती है। भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो पूर्ण पाचन सर्वाधिक लंबा क्षुधांत्र होता है और पूर्ण पाचन भी उसी के अंदर होता है, क्योंकि सबसे अधिक दूरी भी भोजन इसी में तय करता है, इसलिए इसका पाचन सबसे अधिक क्षुधांत्र के अंदर होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्पाइगनोमैनोमीटर। RBC का रंग किस वर्ण की उपस्थिति से लाल होता है? हीमोग्लोबिन। अमाशय में पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन का आंशिक पाचन, मतलब प्रोटीन का पाचन करने का कार्य। 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट अमीबा एवं पैरामीशियम, सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। द्वार कोशिकाओं का कार्य लिखिए। पत्तियों में छिद्र का खुलना एवं बंद होना, ये द्वार कोशिकाओं का कार्य हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रंध्र होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं। क्षुधांत्र में प्रोटीन पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन का पाचन करता है, वो किसमें? क्षुधांत्र के अंदर। और जो पेप्सिन होता है वो अमाशय के अंदर भोजन का पाचन प्रोटीन का पाचन करता है। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना, पूरे भोजन को अम्लीय वातावरण में बदलना। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? मतलब कोशिका में ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है? तो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा पाई जाती है हमारे कोशिकाओं के अंदर। ATP के विखंडन से कितनी ऊर्जा मोचित होती है? तो 30.5 किलो जूल ऊर्जा जो है यह मोचित होती है। फेफड़ों में गैसों का विनिमय किस स्थल पर होता है? वायु कुपिका में होता है गैसों का विनिमय, जिसमें रक्त में गैस ऑक्सीजन मिलती है और CO2 रक्त से बाहर निकलती हैं। जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा होता है? वाष्पोत्सर्जन, कर्षण बल। मानव उत्सर्जन की सूक्ष्मतम इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन, जिसको वक्राणु कहते हैं। ये सारे के सारे अति लघुरात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और खालिस्तान वाले प्रश्न थे, क्योंकि इनसे बाहर कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में, क्योंकि यह सबसे बड़ा पार्ट था, सबसे अधिक छोटे क्वेश्चन इसी में आने वाले थे और सबसे अधिक क्वेश्चन भी इसी में बन रहे थे, तो सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। करीब 45 क्वेश्चन हैं और इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। एक नज़र से हम सभी इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पार्ट में। कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ, आपको भी अच्छा लगा होगा, तो आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो शेयर भी करिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके, सभी के सभी अच्छे नंबर लाने में सक्षम हो, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं। तंत्रिका तंत्र अगला पाठ है 7वां, नियंत्रण एवं समन्वय।
तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 7वां पाठ है जिसमें से 3 वस्तुनिष्ठ और एक अति लघुरात्मक प्रश्न आने वाले हैं। तो तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई कहलाती है, पहला क्वेश्चन है। तो सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मानव शरीर का जो मुख्य समन्वय केंद्र जो है वो कौन सा है? तो उसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका मस्तिष्क, क्योंकि इसके द्वारा ही सभी क्रियाएं क्या होती है? नियंत्रित की जाती हैं। मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने, सोचने और भूख के केंद्र पाए जाते हैं? मस्तिष्क के अंदर जो है ये भाग है अग्र मस्तिष्क, सबसे पहले वाला मस्तिष्क, जिसके अंदर ये सब क्रियाएं होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती हैं किसके द्वारा? मेरुरज्जु के द्वारा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती जो चाप है ये कहाँ बनते हैं? यह मेरुरज्जु में ही बनते हैं, क्योंकि यह क्रिया भी मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या इन उपरोक्त सभी के लिए? तो ये सभी मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। सिनेप्सिस का सही जवाब है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन और थायरोक्सिन। तो पहले वाले तीनों जो है यह मानव के हार्मोन हैं, जीवों के हार्मोन है। तो अगले वाला साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। शरीर की मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मतलब मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि मतलब मास्टर ग्रंथि कौन सी है? अपनी पीयूष ग्रंथि है, जिसको प्रधान ग्रंथि अगले क्वेश्चन में दिया हुआ पड़ा है। और इसकी भी मास्टर जो ग्रंथि है वो है हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। अगला को जो क्वेश्चन है वो है, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी तत्व है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है आयोडीन, जिसकी उपस्थिति से थायरोक्सिन हार्मोन नियंत्रित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव कहलाता है, हार्मोन कहलाता है, क्योंकि ग्रंथियों से जो रक्त तरल पदार्थ निकलता है उसको ही हार्मोन कहते हैं। अब चलते हैं रिक्त स्थानों में, क्योंकि इसमें भी रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। जिसमें लिखा हुआ है, पौधों में समन्वय एक रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है जिसे हार्मोन कहते हैं। तो पौधों को समन्वय करने के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, खाली रिक्त स्थान। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। रसायनवर्तन इसका सही जवाब हो जाएगा। हार्मोन पादप के अग्रभाग शीर्ष में संश्लेषित होता है। तो जो कौन सा हार्मोन है? वो ऑक्सिन हार्मोन है, जो अग्रभाग में स्थित रहता है और उसको नियंत्रित करता है। पादप वृद्धि संदमक हार्मोन, मोस्ट इंपोर्टेंट, एब्सिसिक अम्ल। हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला साइटोकाइनिन है। तो ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारों के चारों। 3 जो हार्मोन है, पादप हार्मोन है, तो तीनों का कार्य क्या है ये आपके सामने मैंने बता दिया, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है यही तीनों के तीनों। अगले पहुँच जाते हैं अति लघुरात्मक प्रश्नों में। पहला है, कौन सा हार्मोन तने की पर्व संधियों की लंबाई में वृद्धि है? तो उत्तरदायी है तो जिब्रेलिन इसका सही जवाब। सुई मुई पादप की पत्तियों में कौन सी गति होती है? कंपानुकुंचन होती है, और इसको वृद्धि से मुक्त गति भी कहते हैं। पादप की जड़ों की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, क्योंकि जड़ें गुरुत्वाकर्षण बल की ओर प्रिपेयर करती हैं, उसकी तरफ मुड़ती हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती है कपाल तंत्रिकाएं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि व याददाश्त के लिए उत्तरदायी है? तो प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क जिसको कहते हैं। मेडुला ऑब्लिगेटा कहाँ स्थित है? पश्चिम मस्तिष्क में, सबसे अंतिम वाले में। मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य सभी अनिश्चित क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन जो अपने नियंत्रण में नहीं है, वो सभी मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। मिश्रित ग्रंथि का नाम अग्नाशय, जिसमें मिश्रण होता है, कई ग्रंथियों से मिश्रित होती है। अगला क्वेश्चन है अपना, फल पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एथिलीन इसका सही जवाब है। इसी के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने इस पाठ के पूरे हो जाते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पाठ में। जल्दी से जल्दी इनको शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आने वाले वीडियो भी, अगले वाले पाठों के भी और भी विषयों के जो इस इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैं आप तक पहुंचा सकूं। अगला पाठ है 9वां, आनुवंशिकता। तो जिसके अंदर से कोई भी किसी प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन रहा है, उसमें सभी दीर्घ और निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, तो हम
उनके लिए भी आपको PDF के रूप में, क्योंकि यहाँ पर हम करवा नहीं सकते जल्दबाजी में, इसलिए वो PDF के रूप में आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले भौतिक जो अगले वाला पाठ है 10वां 11वां 10वां 12वां 13वां उनके लिए और बाद जो शेष बचे पाठों के लिए अगला वीडियो आप तक जल्द पहुंचने वाला है। फटाफट इसको तैयार कीजिए और अगला वीडियो आने वाला है उसका इंतजार भी करिए, क्योंकि आज ही जो है एग्ज़ाम से पहले पहले वो सभी पाठों के मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुरात्मक उपलब्ध करवा रहा हूँ, और एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये हमारा प्रयास है। तो आप साथ दीजिए, इसलिए हर संभव कोशिश हम करते रहेंगे। लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए ताकि सभी को यह फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद।